1992 में अरुण गवली के खतरनाक शूटर शैलेश हल्दनकर ने दाऊद के जीजा इस्माइल पारकर का कत्ल कर दिया। दाऊद के लिए ये उसके घर, उसके परिवार पर सीधा हमला था। उसकी बहन विधवा हो गई थी। दुबई में बैठे दाऊद ने अपने सबसे खास और जांबाज शूटरों को ऑर्डर दिया, मुझे हल्दनकर मुर्दा चाहिए, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। शैलेश हल्दनकर उस वक्त एक पुराने हमले में घायल होने के कारण मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती था। दाऊद के शूटर, जिनमें सुभाष सिंह ठाकुर और सुनील सावंत शामिल थे, AK-47 लेकर सीधे अस्पताल में घुसे। उन्होंने वार्ड में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 400 से ज्यादा गोलियां चली। मरीज और डॉक्टर जान बचाने के लिए पलंगों के नीचे छुप गए थे। हल्दनकर को वहीं बिस्तर पर छलनी कर दिया गया और 2 हवलदार भी शहीद हुए। अरुण गवली भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दाऊद के करीबी राजनीतिक मददगार मौलाना बुखारी की हत्या करवा दी, जो दाऊद के लड़कों को पुलिस से बचाता था। दोनों तरफ से रोज लाशें गिर रही थी। खुफिया एजेंसियां हैरान थीं कि कैसे एक अनपढ़ आदमी, जो अंग्रेजी का एक वाक्य ठीक से नहीं बोल सकता, दुबई में बैठकर 5000 से ज्यादा गैंगस्टरों की एक फौज को एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO की तरह चला रहा है। दाऊद अपने दुश्मनों और गद्दारों के लिए एक क्रूर तानाशाह था, जो छोटी सी गलती पर भी मौत की सजा देता था। लेकिन अपने वफादार गुर्गों के लिए वो एक दरिया दिल मसीहा था। अगर किसी गुर्गे को गोली लगती या वो जेल जाता तो दाऊद पानी की तरह पैसा बहाता। वो उनके परिवारों का पूरा खर्च उठाता, उनकी बीमारियों का इलाज करवाता। 1992 के बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भारत के हालात बदल गए। पूरे देश में दंगे भड़क उठे और यहीं पर एंट्री हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। ISI ने दाऊद इब्राहिम में एक अचूक हथियार देखा। ISI के टॉप कमांडरों ने दुबई में दाऊद से कांटेक्ट किया। उन्होंने दाऊद को उसकी सुरक्षा, उसके काले व्यापार को पूरी दुनिया में बेरोक टोक चलाने और उसे हमेशा के लिए महफूज रखने का लालच दिया। इसके बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दाऊद का विशाल तस्करी नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल करके वो भारत में मौत का सामान भेज सके। दाऊद, जिसके अंदर का मुसलमान बाबरी मस्जिद की घटना से भड़का हुआ था और जिसके अंदर का व्यापारी नया मुनाफा देख रहा था, उसने अपनी देश का सौदा कर लिया। दाऊद ने गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तटों के जरिए हथियारों और RDX की भारी कंसाइनमेंट भारत में उतारनी शुरू की। उसने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद गुर्गे टाइगर मेमन को इस नापाक काम की जिम्मेदारी सौंपी। 12 मार्च 1993, मुंबई, वो काला दिन जब एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को खंडहर और श्मशान में तब्दील कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गगनचुंबी इमारत से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार और जावेरी बाजार तक हर जगह सिर्फ खून, चीखें, कटे हुए अंग और काला धुआं था। 250 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। वो दाऊद इब्राहिम, जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद डी कंपनी के अंदर भी दरार आ गई। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टरों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ दी। डी कंपनी अब पूरी तरह से एक आतंकी सिंडिकेट बन चुका था। 1995 तक आते आते दाऊद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए का आंका गया था, जो आज के समय के हिसाब से 6000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। शिपिंग, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट से लेकर ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक दाऊद का ये खूनी साम्राज्य लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, लागोस और कराची तक फैल चुका है। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और ISI की कड़ी सुरक्षा में कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में एक कायर की तरह छिपा बैठा है। उसे पाकिस्तानी मिलिट्री की बैकिंग हासिल है और वो बदले में उनकी डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है। दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी।